सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट एंड वेलकम टू टॉपर टॉप सेशन। सो आज हम जिनसे डिस्कस करने वाले हैं उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में है, वो है रिजवान खान, जो कि हमारे माइंड गेट के टेस्ट सीरीज स्टूडेंट भी रहे हैं और साथ ही गेट में AIR 40 अचीव किया है इस साल। सो सबसे पहले जानेंगे उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 10th 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से किया और उनके मन में कब ख्याल आया कि मुझे गेट एग्जामिनेशन लिखना चाहिए। सो वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म रिजवान खान। Thank you sir for inviting me here. My name is Ridwan Khan. I am from village Barwi, district Bulandshahr, Uttar Pradesh. I had completed my 10th from high school, Happy Breward Public School. Then I completed my diploma from Bhagwant University. Then I completed my BTech from NRI Group of Institute, Bhopal. Now I am pursuing MTech in NIT Rourkela. सो रिजवान, आपको कब ख्याल आया कि मुझे गेट एग्जामिनेशन लिखना चाहिए और गेट ही क्यों लिखना चाहिए, PSU में ही क्यों जाना चाहिए, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, लाइक आप अपना कोल इंडिया के अलावा भी माइनिंग के अलावा भी और सेक्टर भी चूज कर सकते थे। आपने बीटेक के टाइम पे माइनिंग ही क्यों चूज किया? क्योंकि सर मतलब माइनिंग में PSU उठा रही थी, जैसे कोल इंडिया NTPC, और वो गेट से उठा रही थी, तो वो एक अच्छा ऑप्शन था कि गेट लिखना चाहिए और PSU ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए गेट का ही ख्याल आया। अच्छा, तो आपने अपना बीटेक कब पास आउट किया? लास्ट ईयर किया। इसके बाद आपने एमटेक इनरोल किया NIT रौरकेला। हाँ। तो आपकी इस बार तो रैंक बहुत अच्छी आई है। सो लास्ट टाइम आपकी रैंक क्या थी? 703। तो ये तो 3 डिजिट से लेके 2 डिजिट का जंप है, तो ये कैसे हो पाया? मतलब क्या आपने ऐसा इम्प्रूवमेंट किया लाइक कि 2 डिजिट से 3 डिजिट में आप जंप कर पाए? सर टेस्ट पिछली बार थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, जैसे टेस्ट सीरीज नहीं दिया था, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नहीं दिया था एक भी, और टाइम मैनेजमेंट का इशू था, एग्ज़ाम में थोड़ा नर्वस हो गया था तो टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हुआ था। लेकिन इस बार वो गलती नहीं की, काफ़ी टेस्ट सीरीज लगाई। माइंड गेट की टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, गेट लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, डायनामिक क्वेश्चन थे, बहुत हेल्पफुल थे, और काफ़ी बार 2 बार लगाई, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी अच्छे से सारे दिए। सो आप माइंड गेट की टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन किए थे? सितंबर के आसपास ज्वाइन किया था। ओके। सो माइंड गेट में क्या क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या फीडबैक है उसके रिगार्डिंग आपका? सर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, गेट लेवल के क्वेश्चन है, हार्ड भी है, इजी भी है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला रख के आ जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चन है। सो मतलब आपको जो क्वेश्चन दिखे वो गेट लेवल के मिले, और हाँ मतलब कि लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे थे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी देखने को मिले? काफ़ी क्वेश्चन गेट से रिलेटेड थे इस बार, अच्छा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, रॉक मैकेनिक्स के क्वेश्चन। अच्छा। सो मतलब आपका कहना है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली गेट एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला? हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन तो मिले थे। तो हालांकि फीडबैक हमें आपके अलावा बाकी स्टूडेंट से भी मिलता है कि सर माइंड गेट की जो टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी अच्छी है, और हम लोग हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, हर साल कुछ न कुछ नया निदान करते रहते हैं। ये जैसा ट्रेंड्स है गेट का कि वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से हम लोग उसको करते रहते हैं डिजाइन। सो इसके अलावा भी आप कुछ माइंड गेट से हेल्प लिए थे रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज? आप यूट्यूब चैनल वगैरह से कुछ वीडियोज वगैरह देखें? कुछ क्वेश्चन जैसे PYQ नहीं सॉल्व होते हैं या फिर उनमें कुछ दिक्कत होती है तो वो देख लेते हैं यूट्यूब पे, मनीष पाल सर, और आप करवाए हैं PYQ। अच्छा, तो मतलब वो भी आपको बहुत हेल्पफुल किया। हाँ। तो थैंक यू यार इसके लिए, आपकी मतलब इस 3 डिजिट से लेकर 2 डिजिट में रैंक लाई और हमारा भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। सो तो रिजवान, मुझे बताइए कि आप जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट किए तो गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट किया? लाइक जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि गेट एग्जामिनेशन लिखा है, उसके बाद वो स्टेप हो जाता है और फिर सोचता है कि चलो जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो आपने क्या मतलब जो गलतियाँ किया था पिछले साल, वो जो गलतियों को रिकॉल किया और तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट किया, या फिर गैप लेके कुछ किया? सर कुछ टाइम तो अपने लिए गैप लेना है, सही रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। एटलीस्ट 1 मंथ तो अपने आप को रेस्ट देना चाहिए और अपने माइंड को क्लियर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या क्या गलती हुई थी, फिर उसके बाद फोकस पूरा एकदम लग जाओ 6 to 7 मंथ किया। तो आपने जो मिस्टेक्स किया था, जैसे कि लास्ट एग्जामिनेशन में जो आपकी रैंक कितनी थी? 703। तो वो जो रैंक थी, आप वहाँ मिस्टेक किए कि ये तो हमारा कोल इंडिया होगा नहीं जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो,
तो उसके हिसाब से तो कोल इंडिया में आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो आपने मतलब उस मिस्टेक्स को लिखा होगा पहले एक कॉपी में। Yes, ठीक है। sir. हालांकि स्टूडेंट को मैं बोलता रहता हूँ कि जो भी आप एग्जाम लेके आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेशली माइंड होता है, और अपने मिस्टेक्स को एक नोटबुक में लिखें, ताकि जो भी आप सिली मिस्टेक किए या फिर कहीं पे आप डाटा को पुट करने में या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, सारा चीज़ लिखो, क्योंकि वो आपको 1 ईयर जो भी नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हो वही आपको सुधार करना है। Yes. ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने प्लान किया है, फिर से आपने शुरू से कुछ पढ़ना स्टार्ट किया? हाँ सर, जो लास्ट ईयर के नोट्स वगैरह बनाए थे वो सारे रिवाइज करने शुरू किए, फिर क्वेश्चन लगाने शुरू किए। और रिवीजन सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम एक चीज़ पढ़ोगे फिर भूल जाते हैं, तो उसको रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब रिवीजन किया और इसके साथ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने, तो वो तो यही थ्रू आउट द जर्नी आपका चलता है। तो लास्ट के जो आपका 3 मंथ होता है, स्टूडेंट जनरली क्या होता है इसमें, बहुत जो आप ऐसे कॉलेज से पढ़ के आए हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई सही से ना हुई हो, और उसके बावजूद भी आप जब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोल इंडिया में अभी वैकेंसी आ रही है और आपको चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन होता है, और ऐसे इस एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, जनरली स्टूडेंट क्या होता है कि अपने डर माहौल में रहता है कि एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा पीएसयू में। ये डर का जो माहौल होता है, वो डर का माहौल आपने उस जो अपकमिंग लास्ट का जो 2 to 3 मंथ होता है वो कैसे आपने हैंडल किया, और उसमें क्या ऐसा आपको चीज़ था जो कि आपको मोटिवेट करता था एक आगे? मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ी तो कोल इंडिया है। हाँ, कोल इंडिया तो उसमें सर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कर लोगे, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो हो जाना चाहिए। और लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन ये करते रहो। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा देते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उससे टाइम मैनेज होता है बहुत अच्छे से। तो आपने मतलब कि टेस्ट सीरीज के थ्रू टाइम को मैनेज करना सीखा, और Yes. साथ ही उसको हमको किस वे में सॉल्व करना है वो भी आपने सीखा। तो जनरली जब आप माइंड गेट की टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, तो माइंड गेट की जो टेस्ट सीरीज थी उसका टेस्ट सीरीज लगाने के बाद एनालिसिस भी करते थे या फिर छोड़ देते? वो तो सर बहुत ज़रूरी है एनालिसिस। आप क्वेश्चन दे दोगे, लिख दोगे या कर लोगे, उसके अलावा उसका एनालिसिस नहीं करोगे, जो आपसे नहीं बना तो कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज देने का। अच्छा, तो मतलब आप एनालिसिस भी करते थे, इसके बाद अपने गलती को फाइंड आउट करके बेस्ट काम करते। ये बेस्ट तरीका होता है डियर्स कि जब कभी भी आप लोग टेस्ट सीरीज लगाएं तो आप 3 घंटे अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 1 आवर्स उसको एनालिसिस करने के लिए दीजिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एक बेटर जगह पे पहुंचाएगा और अपने गलतियों को सुधारने का वही मौका होता है। ठीक है ना। कई बार स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देता, टेस्ट सीरीज लगा के छोड़ दिया, बस मिस्टेक्स फाइंड आउट करना, अगर उसको कर लिया तो आपका एक अच्छा रैंक आ सकता है, जो कि हमारे रिजवान जी ने उसको किया। तो रिजवान, आपने इस डर के माहौल को तो ओवरकम कर लिया, आपको एग्जाम हॉल में भी गए, तो एग्जाम हॉल में जब आप गए वहाँ पे, तो क्या एग्जाम की स्ट्रेटजी रही? मतलब कि जनरली हर किसी का अलग अलग होता है कि वो एप्टीट्यूड सेक्शन और माइनिंग सेक्शन अलग वे में करता है, तो आपने क्या ऐसा स्ट्रेटजी अपनाया एग्जाम हॉल में कि आपकी रैंक या 41 पाई? सर सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन किया जो मेरे से बनते हैं। माइनिंग मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है पहले से ही, तो मैंने सबसे पहले वही किया, और जो इजी क्वेश्चन थे सबसे पहले वो करता चला गया, उसके बाद फिर हार्ड क्वेश्चन पे गया, और लास्ट में मैं जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व किया। अच्छा, तो आपको ये सब करने में कितना टाइम लगा आउट ऑफ 3 आवर्स? इजी क्वेश्चन अगर ऑलमोस्ट 1 आवर में हो जाते हैं, हाँ। उसके बाद तुम हार्ड क्वेश्चन को दो और जनरल एप्टीट्यूड को, तो आराम से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये आपने पेपर को कितने घंटे में कर लिया था? सर जितना मेरे से बनता था ठीक ठीक, वो 2.5 आवर आराम से हो गया था। अच्छा अच्छा, तो लास्ट के आपने मतलब बस सिली मिस्टेक्स को देखा कि कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? अच्छा अच्छा, तो मतलब काफ़ी कम टाइम में आपने कर लिया और इतनी एक्यूरेसी के साथ किया। अच्छा, आपका इसमें से अगर रिजल्ट जब आया आपका, तो माइनस मार्किंग कितना हुआ आपने ऐड किया उसमें? हाँ, 2 नंबर। 2 नंबर। दो। तो आई थिंक ये 2 नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2 नंबर के बावजूद भी आई 40, दैट्स ए ग्रेट। और आपने माइंड गेट का जो रैंक प्रेडिक्टर था उसमें डाटा डाला था, आपने चेक किया था? हाँ सर, किया था, तो ऑलमोस्ट 45 के अराउंड दिखा रहा था। अच्छा अच्छा, मतलब वो रेट था सर। हाँ, तो हम लोग ने जो एनालिसिस किया था उसका कि रैंक प्रेडिक्टर जो डाटा है और वो जो रिजल्ट आया उसी के एक्सपेक्टेड ही आया, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं था, वही था मतलब। ठीक है ना। और हम लोग ने फिर कट ऑफ भी प्रेडिक्शन किया, कट ऑफ भी उसी के आसपास आया, तो रिलेवेंट था चीज़ें सब। तो रैंक प्रेडिक्टर में एक चीज़ और आप देखने को मिला होगा, एक डिटेल एनालिसिस, वो देखा आपने? Yes, कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे थे? हाँ सर, काफ़ी अच्छा था वो। अच्छा चीज़ है ना। उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर उसमें और कुछ
एड ऑन करेंगे, लाइक ओबीसी मतलब कैटेगरी वाइज क्या रैंक बनेगी वो सब हम आगे करेंगे, तो कोई एस्पिरेंट को भी हेल्प मिलेगा। यस सर। तो आप जब निकले एग्जाम देके तो आपको कैसा फीलिंग आया? मतलब जल्दी क्या होता है कि स्टूडेंट जब एग्जाम देके निकलता है तो उसको लगता है हमसे कुछ नहीं बना पेपर, बहुत खराब पेपर गया, ठीक है, तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब कि वो तो एग्जाम देने के बाद पता चल जाता थोड़ा सा। हाँ सर, मेरे को लगा कि अच्छा गया इस बार, तो हो जाएगा। हो जाए। लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन होते हैं जो आपसे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो बाद में वो चुपते हैं कि अरे नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा था, तो पता था कि हो जाएगा इजीली अंडर 50 आराम से। अच्छा, तो अच्छा, तो फिर आपने रिजल्ट ऑलमोस्ट रैंक प्रेडिक्टर से जनरली रेंज तो मिल ही गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया उस टाइम आपने उस टाइम का एक्सप्रेशन बताइए, कैसे आपने रिजल्ट को देखा और क्या फीलिंग थी उस टाइम की? सर, जब रैंक प्रेडिक्टर से पता चल गया था कि इतनी, तो वो एक भावना खत्म हो जाती है कि यार इतना तो अब पता चल गया है कि अंडर 50 आने वाले, तो बहुत खुश थे। घर बताया, घर वाले बहुत खुश थे। अच्छा था सर। तो रिजवान, आप तो AIR 40 ला लिए हो, तो अपकमिंग प्लान क्या है, क्या करना है मतलब? सर, जहाँ तक मैं सोचा हूँ, मेरे को CMPDI ज्वाइन करनी है। कोल इंडिया के अंदर सबसे CPDI सब्सिडी रिसर्च विंग जो कोल इंडिया की है। अच्छा, तो ऐसा क्या है फील्ड में नहीं जाना चाहते आप? सर, वो एक अंदर से मन है कि फील्ड में नहीं रिसर्च करनी है, मतलब CMPDI में। अच्छा अच्छा, तो फाइनली अच्छी चीज़ है, आप उसमें जाइए और हमारी तरफ से माइंडगेट की तरफ से बेस्ट विशेष है। Thank you, अच्छा, आप रिसर्च करिए और एक कोल इंडिया को एक अच्छे स्तर पे ले जाइए। सो फाइनली वाइंड अप करते हैं इस इंटरव्यू को। तो अपकमिंग जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपकी जर्नी से वो सीख सकते हैं? वो क्या मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं? उनको क्या आप गाइड करना चाहेंगे? मैं अपनी जर्नी से यही बोलूँगा कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इससे टाइम मैनेजमेंट और अपनी एक्यूरेसी सुधार सकते हो। इतनी से ज़्यादा टेस्ट सीरीज और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो सबसे बढ़िया है। तो जैसा कि रिजवान ने बताया कि आप पढ़े जा रहे हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो, आपकी रैंक कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी नहीं आने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर एक गाइडलाइन के साथ, एक प्लान के साथ आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छी रैंक आप अचीव कर पाओगे। सो इस इंटरव्यू को यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपर के साथ और उनके जर्नी को डिस्कस करेंगे और उन्होंने क्या मिस्टेक्स किया था और क्या उन्होंने सीखा और तब जाके उन्होंने क्या रैंक लाया, वो हम लोग नेक्स्ट जर्नी डिस्कस करेंगे नए टॉपर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।